अनीता एक गरीब घर से थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से सिखा रखे थे। आज अनीता की शादी थी और अनीता बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी एक बहुत अच्छे घर में हो रही थी। मेरी बेटी शादी के जोड़े में कितनी अच्छी लग रही है। भगवान करे मेरी बेटी को कभी किसी की नजर ना लगे। देख बेटा, मैंने तुझे जो भी सिखाया है तुझे अब सब अच्छे से याद तो है ना? माँ तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे सब याद है। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छे से ससुराल संभालेगी और मेरा ससुराल में पहला दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। जानती हूँ बेटा, फिर भी ख्याल रखना ससुराल में। आज तेरा पहला दिन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उस दिन तू अपने सास ससुर का दिल जीत जाएगी ना, तो तुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। वहाँ पर सबसे घुल मिल कर रहना। हाँ, अनीता अपनी माँ की बातों को गांठ बांध लेती है। अब बहुत जल्द अनीता की शादी राहुल से हो जाती है। शादी के बाद जब अनीता अपने ससुराल में आती है तो सब उससे बहुत प्यार करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनीता की सास विमला अपनी बड़ी बहू काव्या से कहती है, काव्या बहू, अनीता बहू गरीब परिवार से हैं। उन्हें यहाँ के रहन सहन के बारे में नहीं पता। कल उसका ससुराल का पहला दिन है और पहली रसोई भी, तो तू उसे सब कुछ अच्छे से समझा देना और उसकी मदद भी कर देना। माँ जी आप चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना अपनी देवरानी जी का ख्याल रखने के लिए। उस गरीब का तो मैं इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी कि वो भूल ही जाएगी कि वो ससुराल में बहू बनकर आई है या नौकरानी। काव्या भी एक बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसे बहुत घमंड था अपनी अमीरी का। वह अपने से गरीब को देखना भी पसंद नहीं करती थी और बेचारी अनीता तो एक गरीब परिवार से थी। अब काव्या अपनी देवरानी की मदद करने के बजाय उसको परेशान करने की सोचती है और उसके कमरे में जाकर उससे कहती है, देवरानी जी मैं समझ सकती हूँ, आज तुम बहुत नर्वस होगी। ऐसा ससुराल और इतना बड़ा घर देखा भी नहीं होगा ना तुमने। वैसे ऐसे किस्मत कहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर भेजा भी है या नहीं? या सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा? नहीं दीदी, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ ने मुझे सब बता दिया। मैं कल का दिन अच्छे से संभाल लूंगी, आप निश्चिंत हो जाइए। अनीता का कॉन्फिडेंस देखकर काव्या डर जाती है। अब अपनी देवरानी को परेशान करने के लिए काव्या सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह अनीता किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है, तो वहीं काव्या भी अनीता पर नजर रखती है। अब जैसे ही अनीता किसी काम से किचन से बाहर जाती है, वैसे ही काव्या किचन में आकर खाने में जानबूझकर नमक और मसाला भर देती है। अब आएगा मजा, जो माँ इतना मसालेदार और नमक वाला खाना खाएंगे तब इस गरीब को इसकी असली औकात याद दिलाएगी। पता नहीं देवर जी ने इसमें क्या देखा जो इससे शादी कर ली और मेरे पल्ले गरीब देवरानी बांधी। अब काव्या खाने में नमक मसाला डालकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब अनीता सबको खाना परोसती है तो खाना खाते ही सबके कानों से धुआं निकलने लग जाता है और राहुल अनीता से नाराज हो जाता है। अनीता, ये सब क्या है? ये तुमने जानबूझकर किया है ना? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें खाना बनाना आता है, पर फिर भी तुम्हारा खाना इतना गंदा कैसे हो सकता है? पर राहुल जी, मैंने खाना तो बिल्कुल सही बनाया था, लेकिन उसके बाद भी खाने में नमक और मसाले तेज कैसे हो सकते हैं? तो तू कहना क्या चाहती है बहू? मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनीता बहू। सच में ऐसा लग रहा है जैसे तूने नमक और मसाले का पूरा डिब्बा ही सब्जी में डाल दिया हो। बड़ी बहू, तू कुछ हल्का मेरे लिए खाना बना दे। छोटी बहू के माँ बाप ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। सबकी बातें सुनकर अनीता कुछ नहीं बोलती, तो वहीं अनीता को डांट खाता देख काव्या को बहुत अच्छा लगता है। अब काव्या अपनी देवरानी को और परेशान करने के लिए जानबूझकर अनीता से कहती है, अनीता सुबह से शाम हो गई पर मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं देखा। तुम्हारे गरीब माँ बाप ने तुम्हारे ससुराल वालों के लिए कुछ भेजा भी है या नहीं? ये सिर्फ तुम्हें खाली हाथ भेज दिया? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, माँ ने सबके लिए तोहफे भिजवाए हैं। मैं बस माँ जी का इंतजार कर रही थी, जब वो बोलेंगे तभी तुम्हें दिखाऊंगी ना। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे सारा सामान दिखा दो, मैं माँ जी से जाकर बात कर लूंगी। अगर माँ जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो शायद वो तुम्हें अपने पास बुला ले। वैसे ससुराल में पहले ही दिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अनीता। अनीता अपनी जेठानी की ये बात सुनकर उदास हो जाती है और अपने मायके से लाया हुआ गिफ्ट अपनी जेठानी को दिखाती है।
पर तभी किसी काम से राहुल अनीता को आवाज लगाता है और अनीता राहुल के पास चली जाती है, जिसके बाद काव्या अनीता के मायके से आए हुए कपड़ों को जानबूझकर कैंची से काट देती है। माफ करना देवरानी जी, पर सच में आपके मायके वालों ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, लेकिन क्या करूं मैं, किसी गरीब लड़की के हाथ से गिफ्ट नहीं ले सकती ना, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अब काव्या सारे कपड़े काट कर एक बार फिर कपड़ों को अटैची में पैक कर देती है और वहां से चली जाती है। और शाम को जब अनीता अपने ससुराल वालों को उनका सामान देने के लिए अटैची खोलती है तो वो देखती है कि उसके सारे कपड़े कटे हुए हैं, जिसके बाद काव्या अनीता से कहती है, देवरानी जी, क्या तुम्हारी माँ इतनी गरीब है कि वो हमें ढंग के कपड़े भी नहीं दे सकती, या तुम्हारी माँ ने ये समझ लिया कि हम इतने गरीब है कि फटे कपड़े ले लेंगे? दीदी, मेरी माँ ने अच्छे कपड़े दिए थे, पता नहीं कैसे कट गए, आप मेरा विश्वास कीजिए। देवरानी जी, अब तो अपना ये अच्छाई का ढोंगना बंद कर दो। जब तुम्हें तुम्हारी औकात पता थी तो फॉर्मेलिटी क्यों पूरी कर रही थी? तुम सब मत ही दे दे कुछ, हम कौन सा तुम्हारे आगे हाथ फैलाकर भीख मांगने गए थे? बस कर काव्या बहू, मुझे लगा तू गरीबों से जलती है, पर अपनी देवरानी से नहीं, क्योंकि तेरी देवरानी तेरे घर का हिस्सा है। मैंने अपनी आँखों से देखा, जब अनीता बहू राहुल का काम करने के लिए बाहर गई थी तो तूने उसकी गैर मौजूदगी में सारे कपड़े काट दिए। बहू, तूने ऐसा क्यों किया? दीदी, ये सब आपने क्यों किया? मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा ससुराल में पहला दिन अच्छे से जाए, और मैं इतनी अमीर हूँ, इतनी अमीर होने के बावजूद जब मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन अच्छा नहीं गया तो मैं अपनी गरीब देवरानी का दिन अच्छा जाने कैसे दे सकती हूँ? अगर तुम्हारा अच्छा जाता तो माँ जी सिर्फ तुम्हारे ही गुण गाती, इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया। भाभी, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अनीता मेरी बीवी है और अमीरी गरीबी में क्या रखा है, इंसान को प्यार से रहना चाहिए, किस्मत कब पलट जाए किसी ने नहीं देखा है। इस तरह से काव्या की चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है और सभी घर वाले काव्या से नाराज हो जाते हैं। पर अनीता सभी घर वालों को काव्या को माफ करने के लिए कहती है और अनीता के कहने पर सभी घर वाले काव्या को माफ कर देते हैं, जिसके बाद काव्या भी अपने दिल से अमीरी और गरीबी का भेदभाव निकाल देती है और अपनी गरीब देवरानी को अपना लेती है। इस तरह से अनीता का ससुराल में पहला दिन उतार चढ़ाव भरा बीतता है। सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी, बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है, अरे ओ करमजली, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहेगी? माँ जी, बस रसोई का काम खत्म हो चुका है, मैं आपके लिए खाना लेकर ही आने वाली थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जी माँ जी, जानती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में खाना लेकर आ जा। सपना फटाफट रोटियां बनाकर अपनी सास के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है, पर जल्दी के वजह से सपना से एक रोटी जल जाती है। अब जैसे ही सुमित्रा जली हुई रोटी देखती है, वो सपना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जैसा तेरा रंग है ना काला, वैसे ही तूने रोटी भी जलाकर काला कर दिया है। अरे कल मुंही, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया क्या घर का? अरे अगर हमें पहले ही बोल देती कि तुझे घर का कोई काम नहीं आता, फिर हम तुझे इस घर की बहू ही नहीं बनाते। एक तो तेरे उस बुढ़े बाप ने दहेज के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से अपनी काली बेटी हमारे सर पे मार दी, जिसे घर का कोई काम सही से करने ही नहीं आता। माँ जी, आपको लेट काम पसंद नहीं, बस इसी वजह से जल्दी के चक्कर में एक रोटी जल गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी कल्लो रानी बहू, गलती की माफी नहीं बल्कि सजा होती है, और अगर मैंने तुझे तेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया तो तू आगे जाकर बहुत बड़ी गलती करेगी। इतना बोलकर सुमित्रा पास में रखा डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। अब इसी तरह से बेचारी गरीब सपना अपना रंग काला होने की वजह से अपने पति और सास की खड़ी खोटी सुनती है। ना तो उसे उसकी सास से किसी भी तरह का कोई सुख मिलता और ना ही पति से। ऐसे ही एक दिन, विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कल आपको एक लड़की के साथ कार में घूमते हुए देखा।
आप घर से ये कहकर जाते हैं कि आप काम पर जाते हैं, पर मुझे शक है कि आप काम पर ना जाकर किसी दूसरे लड़के के साथ घूमते हैं। ओह, तो अब तू मुझ पर नजर रखने लगी है, जासूसी करती है। नहीं विनोद जी, वो तो कल मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो आपके कोई कस्टमर या बॉस है, पर आप उनके साथ जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, देखकर ऐसा लगा मानो जैसे आपका और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। देख, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं और तू मेरे साथ मेरी बीवी बनकर इस घर में पड़ी रहे, तो अपना मुंह, दिमाग और आंख बंद करके रखा कर। खबरदार अगर तूने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर उस लड़की के साथ, बोल क्या कर लेगी? विनोद जी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तू मेरी पत्नी है। अरे मुझे एक अमीर लड़की चाहिए थी, गोरी चिट्टी, जो मेरा ख्याल रख सके, जिसे मैं कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकूं। पर मुझे बीवी के रूप में तू मिली। तेरे रंग की तरह तेरा काला साया मुझे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। विनोद सपना को खड़ी खोटी सुना ही रहा होता है कि ये सारी बात उसकी माँ सुमित्रा सुन लेती है। अपनी माँ को कमरे के बाहर देख विनोद के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को सफाइयाँ देने लगता है। माँ, आपने जो भी सुना वो सब सच नहीं है। ये तो बस मैं सपना को सुनाने के लिए बोल रहा था। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। अरे लल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ इस कलमुही से। तेरे बाबूजी के जो कारनामे थे उन सबको हम क्यों भुगते? खुद तो आराम से भगवान के पास चले गए हैं हमारे सर पे ये काली बहू को छोड़कर। और तेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा है ना, तो उसी लड़की से शादी कर लेता। क्या माँ, आप सच कह रही हो? आपको मेरे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं सच में कोमल से शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अगर लड़की गोरी और अमीर है तो। माँ, फिक्र मत करो, कोमल बहुत गोरी और अमीर है। उससे शादी करने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है। पर मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन नहीं ला सकते। तो फिर तुम चली जाओ, तुम्हारे जाने के लिए इस घर के दरवाजे खुले। गेट आउट। इस तरह से बहुत जल्द विनोद कोमल नाम की गोरी और अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। कोमल आते ही सपना को घर से बाहर निकाल फेंकती है। मेरी प्यारी गरीब काली सौतन, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए फटाफट अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। क्यों विनोद और मम्मी जी? अरे करम जली कहीं की, मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल इस घर से। इस तरह से सुमित्रा, विनोद और कोमल मिलकर सपना को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। क्योंकि कोमल काफी अमीर थी, इसलिए उसका घमंड भी काफी बड़ा था। वो अपनी मर्जी से घर में आती और जाती और घर का कोई काम नहीं किया करती। अब सुमित्रा को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो घर के काम करके परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक रात 3 बजे कोमल पार्टी करके घर आती है तो सुमित्रा कोमल से कहती है, कोमल बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, ये तेरा ससुराल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दिन रात यहाँ वहाँ पार्टी करने जाएगी। तू इस घर की बहू है, और घर की बहू होने के नाते तू इस घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं कब तक इस घर को अकेले संभालूंगी? मेरी बूढ़ी सासू माँ, आपकी जिस गरीब काली बहू ने आपकी इतनी इज्जत करी, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या किया उसके साथ? उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? इसीलिए जैसे वो सपना घर के काम करती थी, वैसे अब आप इस घर के काम करो, और अब से मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? कोमल का असली रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बहू सपना की याद आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने किए पर पछताने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर विनोद को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, कोमल, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही विनोद, बल्कि इस घर से तुम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। ऐसे ही मैं अमीर नहीं हुई हूँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अमीर हुई हूँ। तुम जैसे न जाने कितने लड़कों से मैंने शादी करी और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने।
धोखेबाज लड़की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया, उसे इस घर से धक्के मारकर निकाला और तुम हमें ही हमारे घर से निकाल रही हो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों माँ बेटों को जो करना है कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो उस मासूम सपना का नहीं हुआ वो मेरा कैसा होगा। चलो अब निकलो इस घर से। इस तरह से कोमल अपनी सास और पति को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद विनोद और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिलती है और वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है। एक शादी में जाता है जहां वो देखता है कि एक नैना नाम की लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई जा रही है। ये देखकर नितिन उस शादी का विरोध करता है, जिस पर लड़की की माँ नितिन से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी तोड़ने की? जानता भी है कितनी मुश्किलों से मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही थी। कैसी माँ है आप जो अपनी इतनी सुंदर लड़की की शादी उस बुढ़े से करवा रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े से कोई शौक से नहीं करवा रही थी, ये मेरी मजबूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा सकूं। ये शादी मेरे भाई करवा रहे थे इतनी मुश्किलों से, और तुमने आकर मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। अब कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? अब वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर नितिन से रहा नहीं जाता और नितिन नैना से शादी करके घर आ जाता है। ये देखकर नितिन की माँ पवित्रा नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? अगर किसी ने इस लड़की को तेरे साथ देख लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। माँ, ये लड़की मेरी बीवी है और आपकी बहू। अब नैना ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। नितिन, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल गया कि तेरे पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को तुझ पर छोड़ा है और अपने पापा का बिजनेस संभालना है तुझे। इतनी छोटी सी उम्र में तूने शादी कर ली इस लड़की से। अभी तेरा छोटा भाई भी है, भला ये लड़की हमारे घर को कैसे संभाल पाएगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर नितिन अपने छोटे भाई रवि को बुलाता है और नैना को रवि के साथ अपने कमरे में भेज देता है। जिसके बाद नितिन सारी बात अपनी माँ को बताता है और ना चाहते हुए भी पवित्रा को नैना को अपनाना पड़ता है। बेटा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। सिर्फ तेरे कहने पे मैं इस लड़की को अपना रही हूँ। माँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। आखिर शादी से पहले भी तो वो अपने घर को और अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और नैना अपनी ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को बाखूबी तरीके से निभाती है। ये देखकर पवित्रा भी बहुत खुश होती है और वो दिल से नैना को अपनी बहू के रूप में अपना लेती है। बहू, जब तू इस घर में आई थी मुझे लगा था कि मैं तुझे कभी अपना नहीं पाऊंगी और तू इस घर की जिम्मेदारियों को कभी संभाल नहीं पाएगी, लेकिन तूने तो महीनों में ही मेरा दिल जीत लिया। माँ जी, आखिर ये घर भी तो मेरा ही है ना, और मैंने तो सिर्फ आप सबका ख्याल रखा है और ये मेरा फर्ज भी था जिसे मैं पूरे दिलो जान से निभा रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि ये घर हमेशा एक बना रहे। जिसके घर में तू जैसी संस्कारी बहू हो वो घर भला कैसे टूट सकता है? अब समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। इन 5 सालों में नैना अपनी खुद की संतान नहीं करती और अपने देवर को ही अपने बेटे की तरह प्यार करती है। बहुत जल्द रवि भी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रवि कॉलेज से घर आता है और सीधा अपनी भाभी को गले लगा लेता है। ओह माय डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कैसी खुशखबरी माय बॉयफ्रेंड? डार्लिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया है और मैं चाहता हूँ कि यह खबर तुम भैया को ना दो, क्योंकि रात में जब भैया आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। रवि नैना का देवर था, पर हमेशा नैना अपने पति से ज्यादा अपने देवर को प्यार करती थी, क्योंकि नैना अपने देवर को अपना बेटा मानती थी और रवि भी अपनी भाभी को भाभी माँ सम्मान मानता था। पर शायद उन दोनों की नजदीकियाँ
कहीं ना कहीं नितिन को बेचैन कर रही थी। भैया आप घर आ गए, अच्छी बात है जो आप आज जल्दी घर आ गए। चलो सब साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अगर वो खाना खाते हुए आप सुनेंगे तो आप भी खुशी के मारे खिलखिला जाएंगे। हाँ, रवि बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी हमें काफी समय हो गया है एक साथ बाहर गए। सबके कहने पर नितिन मान जाता है। अब सब गाड़ी में बैठते हैं, पर जबरदस्ती रवि नितिन से गाड़ी की चाबी ले लेता है। भैया आज गाड़ी मैं चला लूंगा और मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी डार्लिंग मेरे साथ बैठेगी। भाभी आज आप मेरे साथ आगे बैठना। अब मैं भला अपनी बॉयफ्रेंड की बात कैसे टाल सकती हूँ? अब नैना रवि के साथ आगे बैठ जाती है और नितिन अपनी माँ के साथ पीछे। पर नितिन के दिलो दिमाग में शक बैठ जाता है कि रवि और नैना के बीच कुछ चल रहा है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। नितिन, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप बड़ी ही परेशान हैं। मैं परेशान रहूं या ना रहूं उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? नितिन जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। अगर मुझे आपकी चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? नैना और नितिन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ रवि नैना को आवाज लगाता है और नैना रवि के पास चली जाती है। ये देखकर नितिन अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने भाई से कहता है, आखिर तुम दोनों देवर और भाभी में चल क्या रहा है? नैना पति से प्यार देवर कब से होने लगा? मैं देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर करके तुरंत रवि के पास भाग जाती हो। तुम और मैं कितनी जरूरी बातें कर रहे थे ना, फिर क्या जरूरत थी रवि की एक आवाज पर उसके पास जाने की? रवि मुझसे कुछ जरूरी बात करने आया है। उसकी मदद मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है तुम दोनों के बीच जो सिर्फ तुम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब मिलकर प्लान बना रहे हो कि किस तरह मुझे रास्ते से हटाया जाए? नितिन, ये क्या कह रहा है तू? तू तो अपनी ही बीवी और भाई पर इल्जाम लगा रहा है। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप बिल्कुल सही थी माँ। ये लड़की हमारे घर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे अपने से बड़े उम्र के लड़के या अपने से छोटे उम्र के लड़के पसंद आते हैं। पति के होते हुए भी इसे अपना देवर ज्यादा प्यारा हो गया है, तभी तो इसके साथ। भैया ये सब आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ उसको छोड़ो और ये सोचो कि तुम दोनों अब अपना राज कैसे छुपाओगे, क्योंकि मुझे तो सब पता चल चुका है। नितिन ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी नैना नितिन को एक थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, आपने देवर और भाभी के रिश्ते पर कलंक नहीं लगाया बल्कि माँ और बेटे के रिश्ते पर कलंक लगाया। मैंने रवि को अपनी औलाद की तरह पाला है, इसीलिए अपनी खुद की कभी औलाद नहीं की और आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस कलंक के साथ इस घर में नहीं रह सकती। इतना बोलकर नैना घर छोड़कर चली जाती है और नितिन उसे रोकता भी नहीं है, जिस पर पवित्रा अपने बेटे से कहती है, नितिन, लगता है तूने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, तभी तो तुझे सच्चाई नजर नहीं आ रही। अरे तेरी बीवी तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और तेरा भाई कोमल नाम की लड़की से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। यही सरप्राइज तेरी बीवी और तेरा भाई मिलकर तुझे देना चाहते थे, पर तू तो उन्हें ही दोषी ठहरा रहा है। सारा सच जानने के बाद नितिन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और नितिन जल्दी से नाना के पास जाता है और अपनी गलतियों की माफी मांगता है। साथ ही नितिन बड़े ही धूमधाम से अपने भाई रवि की शादी करवाता है और बहुत जल्द नितिन और नैना एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची के पेरेंट बन जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें नैना और नितिन के बीच किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं रहती। नितिन एक शादी में जाता है जहां वो देखता है कि एक नैना नाम की लड़की की शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई जा रही है। ये देखकर नितिन उस शादी का विरोध करता है, जिस पर लड़की की माँ नितिन से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की शादी तोड़ने की? जानता भी है कितनी मुश्किलों से मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही थी। कैसी माँ है आप जो अपनी इतनी सुंदर लड़की की शादी उस बुढ़े से करवा रही हैं? मैं अपनी बेटी की शादी इस बुढ़े से कोई शौक से नहीं करवा रही थी, ये मेरी मजबूरी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटे की शादी इससे करवा सकूं। ये शादी मेरे भाई करवा रहे थे इतनी मुश्किलों से, और तुमने आकर मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। अब कौन थामेगा मेरी बेटी का हाथ? अब वहाँ खड़े आसपास के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। ये देखकर नितिन से रहा नहीं जाता और नितिन नैना से शादी करके घर आ जाता है। ये देखकर नितिन की माँ पवित्रा नितिन से कहती है, अरे नितिन, ये लड़की कौन है और इसे यहाँ लेकर क्यों आया है? अगर किसी ने इस लड़की को तेरे साथ देख लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। माँ ये लड़की मेरी बीवी है और आपकी बहू।
अब नैना ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालेगी। नितिन, तू पागल हो गया है क्या? तू भूल गया कि तेरे पापा ने अपनी सारी जिम्मेदारियों को तुझ पर छोड़ा है और अपने पापा का बिजनेस संभालना है तुझे। इतनी छोटी सी उम्र में तूने शादी कर ली इस लड़की से। अभी तेरा छोटा भाई भी है, भला ये लड़की हमारे घर को कैसे संभाल पाएगी? प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं है। ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। तुम रो मत, अपने कमरे में जाओ। इतना बोलकर नितिन अपने छोटे भाई रवि को बुलाता है और नैना को रवि के साथ अपने कमरे में भेज देता है। जिसके बाद नितिन सारी बात अपनी माँ को बताता है और ना चाहते हुए भी पवित्रा को नैना को अपनाना पड़ता है। बेटा, मुझे ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। सिर्फ तेरे कहने पे मैं इस लड़की को अपना रही हूँ। माँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और मुझे नैना पर पूरा भरोसा है। वो घर को बहुत अच्छे से संभाल पाएगी। आखिर शादी से पहले भी तो वो अपने घर को और अपने छोटे भाई बहन को संभाल रही थी।